कीन्स के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, कीन्स इन्वेस्टमेंट थ्योरी, तो इन्वेस्टमेंट दो चीज़ों में डिपेंड करता है, एक आई और एक MEC। आई हमारा इंटरेस्ट रेट, MEC हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। कल हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें जो MEC है वो क्या बताता है हमें, वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन प्रॉफिट। कि MEC जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लोगों का कॉन्फिडेंस रहेगा बिजनेस में, वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अब अगर हम ग्राफिकली भी देखें, आई इधर इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो जो हमारा MEC होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कहने का मतलब आई जितना कम होता है उतना ही जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि आई कम होता है तो लोग ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो ज़्यादा है। बट एक टाइम पे क्या होता है, जब लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन होती है, तब अगर इंटरेस्ट रेट नियर ज़ीरो के अराउंड होता है, नियर ज़ीरो, उस समय पे MEC हमारा निगेटिव में होता है। मतलब कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लोग नहीं एक्सपेक्ट करते, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता इन्वेस्ट करने का किसी भी बिज़नेस में, क्योंकि नियर ज़ीरो इंटरेस्टेड होने का मतलब है कि इकॉनमी तो स्लगिश है, रिसेशन में है, तो लोग नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कम रहता है, इस वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अभी सेम इंटरेस्ट रेट पे अगर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हम ज़्यादा करते हैं तो MEC ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, उल्टा कर दे तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अब कीन्स ने बताया है कि इक्विलिब्रियम, कीन्स की इक्विलिब्रियम थ्योरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो I=S। क्लासिकल्स में भी हमने इसी सिचुएशन के बारे में पढ़ा था, कीन्स में भी जब हमने I=S के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो एक्चुअल सेविंग होती है वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। ये आइडेंटिटी I=S हमेशा इक्वल रहना एक हमारा मैथमेटिकल आइडेंटिटी जैसा है। बट क्योंकि हम कीन्स में प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास MEC है, क्योंकि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बात है, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, हमारा टेस्ट, हमारा प्रेफरेंस, हमारा हैबिट, अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है। बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर जैसी चीज़, ह्यूमन बिहेवियर जैसी एंटिटी आ जाती है। तो इस केस में हमारा जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग है वो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड सेविंग, हम उस पर भी कीन्स उस पर बिलीव करता है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड सेविंग पे, कि जब ये दोनों इक्वल हो जाएं, जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन्टल होता है, ये सेविंग होता है, ये YSI ऐसे कर लो, इन्वेस्टमेंट या सेविंग ग्राफ अपवर्ड होता है जब हम इनकम से देखते हैं कि जितना ज़्यादा लोग इनकम करते हैं उतना ज़्यादा लोग सेव करते हैं, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। बट आई हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं कीन्स में, क्योंकि आई ऑटोनोमस होता है, वो इनकम पे नहीं डिपेंड कर रहा होता, वो इंजेक्ट किया जाता है इकॉनमी में रिगार्डलेस ऑफ इनकम भले ही इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंड नहीं होता है। तो जब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड सेविंग की हम बात करते हैं कीन्स में, तो इक्विलिब्रियम पे हम क्या कहते हैं कि प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, और उस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्लान्ड सेविंग, वहाँ पे हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट से इस इक्विलिब्रियम में जहाँ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्लान्ड सेविंग हो, उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम भी है और फुल एम्प्लॉयमेंट भी है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। बट कीन्स ने एक और कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्योंकि इक्विलिब्रियम तो हम यहाँ पे भी पा जाएंगे जहाँ पे I=S है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्चुअल सेविंग है,
बट हमें ये वाला इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए, हमें ये वाला इक्विलिब्रियम चाहिए जहाँ प्लान्ड आई इज इक्वल टू प्लान्ड सेविंग हो, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट और इक्विलिब्रियम है। तो अंडर इक्विलिब्रियम इस सिचुएशन भी आ सकती है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए, बट ज़रूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन हो। अब केस में जब भी हम एम्प्लॉयमेंट या इनकम की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वहाँ बैलेंस होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट और इनकम जब भी हम डिटरमाइन करने जाते हैं तो किस चीज़ से डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन बाय बैलेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जिसमें हमारा एग्रीगेट डिमांड किस चीज़ से बना होता है और एग्रीगेट सप्लाई किस चीज़ से बना होता है। एग्रीगेट डिमांड हमारा C+I C+S, और फिर एंड में हम क्या करेंगे I इज इक्वल टू S, है ना। और केन्स ने ये भी कहा है कि हमारा जो इकॉनमी है, जो अंडर इक्विलिब्रियम या अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सिचुएशन में पहुंचता है, वो इस वजह से होता है, एम्प्लॉयमेंट वो किस वजह से होता है, जब एग्रीगेट डिमांड कम हो तो इसको फिक्स करने के लिए हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं ताकि हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें। चलो कवर कर चुके, हम रिपीट कर रहे हैं क्या चीज़ें। अच्छा हाँ, हमने यहाँ पढ़ चुके थे। एग्रीगेट डिमांड ये बना तो है कि एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम तो है लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट हमारा इधर था। तो अंडर इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन भी होती है किन्स में। तो अब जब हम टू सेक्टर मॉडल किन्स में हम देखें एम्प्लॉयमेंट और इनकम को लेके, तो टू सेक्टर मॉडल में सबसे पहला चीज़ हम क्या देखेंगे, y इज इक्वल टू C+I। इसमें C क्या है, C हमारा दो चीज़ से बना हुआ है, एक है ऑटोनोमस कंजम्पशन और एक है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या कहती है कि मिनिमम अमाउंट जो लोग खर्च करेंगे कंजम्पशन पे तब भी जब हमारा इनकम ज़ीरो रहे। इनकम के ज़ीरो होने के बाद भी जो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड नहीं करता, तो क्योंकि डिपेंड जो चीज़ नहीं करता हम उसको कहते हैं ऑटोनोमस। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन है, क्योंकि ये जो है, ये वाला जो पार्ट है वो डिपेंड करता है कि हम कितना इनकम अर्न कर रहे होते हैं। और बी हमारा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि कितना, हाउ मच ऑफ एक्स्ट्रा रुपीज़ ऑफ इनकम इज स्पेंट, जो भी हम इनकम में कमा रहे हैं उसमें कितना रुपीज़, कितना से होता है ना, हाउ मच एक्स्ट्रा रुपी ऑफ इनकम इज स्पेंड, कितना हम अपने कंजम्पशन पे स्पेंड करते हैं, डिपेंड कर रहा है ये इनकम पे। तो ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन होता है। अब नेक्स्ट या तो सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A+BY। अभी जो इन्वेस्टमेंट होता है किन्स में, उसको हम ऑटोनोमस मान के चलते हैं। जैसे ये कंजम्पशन में ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में हम अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्योंकि किन्स में हम इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस मानते हैं ना, तो ये ऑटोनोमस हो गया। तो अभी इस चीज़ को अगर हम लिखें यहाँ पे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सी की जगह पे हम लिख देंगे A+BY, आई की जगह पे लिख देंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, वाई है, वाई को हम इधर ले आएंगे, A+I है, वाई को अकेला कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू A+I/1 - B। तुम लोगों ने मल्टीप्लायर पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत क्लास में हम बताए भी थे। ये 1/B जो है 1 MPC, ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू
ये हो गया ना। तो अब ये बता क्या रहा है, इनकम किसके बराबर है इक्विलिब्रियम में, जो फाइनल इक्वेशन वो मैं बता रहा, वो बता रहा होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए, कि कितना लोग खर्च कर रहे हैं, हाउ मच पीपल स्पेंड विदाउट इनकम, एक उस पर हाउ मच फर्म्स इन्वेस्ट इस पे, और उनका जो इनकम करना कमाने, जब वो इनकम कमाने लगते हैं तो एडिशनल इनकम से वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं इस पे। तो अभी जैसे हमने बोला ना कि 1/1 - b ये हमारा मल्टीप्लायर टर्म है, जो हमें क्या दिखाता है कि हाउ मच y कितना, क्योंकि इक्वल टू के इधर y है ना, तो कितना y इंक्रीज करेगा जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट में या ऑटोनोमस कंजम्पशन में इंक्रीज़ हो। टोटल यही बात होगी ना, कि जो इनकम है वो कौन ड्राइव कर रहा है, वो ड्राइव कर रहा है इज ड्रिवन बाय स्पेंडिंग। ग्राफिकली थोड़ा और समझने का कोशिश करते हैं, दो ग्राफ बनाते हैं। अभी हम नेशनल इनकम की बात समझे, नेशनल इनकम का हम यहाँ बना देंगे, और क्योंकि हमें एम्प्लॉयमेंट जाना तो लेबर एम्प्लॉयमेंट का हम यहाँ बना देंगे। लेबर एम्प्लॉयमेंट का सेम लॉजिक रहेगा जो पिछले क्लासिकल्स में हम पढ़े थे, क्योंकि टोटल प्रोडक्टिविटी हमें पता चलती है, तो ये ग्राफ यूँ रहेगा ऐसे करके, समझ लो। जिसमें हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन रहता है टीपी, जो टोटल प्रोडक्शन फंक्शन रहता है वो KT कैपिटल टेक्नोलॉजी लेबर पर डिपेंड करता है। अभी हम लेबर की प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सिर्फ लेबर को लेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे। और इनकम वाले में हमने C का ग्राफ बनाना है ना, और C+I का ग्राफ बनाना है। ये कंजम्पशन है, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, ये 45 डेज का इनकम ग्राफ बनाना है, इनकम का कर्व Z हो गया। तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होना है, ठीक है। अब हम इस ग्राफ से एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम समझेंगे। अब सपोज़ ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट वाला सिचुएशन है, जहाँ पे हमारे लेबर फुली एम्प्लॉयड है, और ये भी हमारा इक्विलिब्रियम का वो पॉइंट बता रहा है जहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट है। अभी किसी वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो C+I प्लस डैश, किसी वजह से क्या MEC, हमारा जो MEC है, MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मतलब एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है वो कम हो जाए, कॉन्फिडेंस कम हो जाए, जिसकी वजह से ये नीचे यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे भी हमारा इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहेगी अंडर इक्विलिब्रियम, सॉरी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है। इक्विलिब्रियम तो यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी है ना। अब क्लियरली इसी सिचुएशन के लिए केन्स ने आइडिया दिया था कि हमें एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि इकॉनमी लो है। जब डिमांड गिरती है तब बिजनेस क्या करता है, अपना प्रोडक्शन कम कर देता है, इनकम कम हो जाता है, और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन आती है, जैसे यहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर क्या होता है कि गवर्नमेंट मनी सप्लाई को बढ़ाती है, इंटरेस्ट रेट को कम करती है,
ताकि बोरोइंग चीप हो। लेकिन यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, लिक्विडिटी ट्रैप, कि हर समय सिचुएशन ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट को घटाने से या मनी सप्लाई के बढ़ाने से इंटरेस्ट रेट को कम करके हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें। ऐसी सिचुएशन भी आई थी लिक्विडिटी ट्रैप में, जहाँ मनी सप्लाई के बढ़ने से कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऐसे मनी सप्लाई को फिक्स्ड मान लिए थे कि मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को भले ही वो कितना भी कम कर दे फिर भी वो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ नहीं कर पा रही थी। तो कीन्स ने ऐसा कहा कि डिप्रेशन की सिचुएशन में ये काम नहीं करेगा आपका मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पहले से ही एक तो लो है, डिप्रेशन की सिचुएशन में ऑलरेडी लो है, लोग पैसा हाथ में रखना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन आई हुई है, जहाँ पे आप जितना भी इंटरेस्ट रेट कम कर दें इन्वेस्ट कोई नहीं करना चाह रहा है। उस केस में फिस्कल पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी, उस केस में गवर्नमेंट स्पेंडिंग की ज़रूरत होगी। तो या तो हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएंगे या तो हम टैक्स घटाएंगे। जब हम गवर्नमेंट को ले आते हैं, गवर्नमेंट एंटिटी जब हम इक्वेशन में ले आते हैं, तो फिस्कल पॉलिसी या तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रही होती है या तो टैक्स घटा रही होती है। दोनों से ही हमारा एग्रीगेट जो डिमांड है वो इंक्रीज़ करता है। अब हम लोग फाइनली कीन्स का जो इनकम एम्प्लॉयमेंट है वो एक नज़र में हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लेबर का बनाएंगे पैनल ए में, इधर जैसे बनाए थे ना, जैसे एम्प्लॉयमेंट और ये इन दोनों को तो हम रखेंगे, ये दोनों हमारा पहला और दूसरा ग्राफ रहेगा। चलिए वाला बाग देखो यहाँ चले थे घूमने, और ये एक हमें मनी सप्लाई के साथ भी दिखाना होगा। और मनी सप्लाई के साथ अभी हमने किस चीज़ की बात की थी, इन्वेस्टमेंट। तो एक तो ग्राफ इन्वेस्टमेंट का भी, इन्वेस्टमेंट मतलब एमएसी वाला बनेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये क्या नेशनल इनकम, ये मनी मार्केट लिख देते हैं उसको, और इसको इन्वेस्टमेंट। चार एक साथ दिख रहा है कि नहीं। हमारा प्रोडक्शन कर्व ऑब्वियसली ऐसे रहेगा, इधर हमारा नेशनल इनकम रहेगा। इधर ग्राफ में बनाए थे कि नहीं, जहाँ इधर हम लिखे ही नहीं, इधर नेशनल इनकम, इधर एम्प्लॉयमेंट। ये हो गया, ये हमारा टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व हो गया। अब एम्प्लॉयमेंट में दो तरीके की सिचुएशन हमने देखी थी। एक तो थी जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम तो था लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला सिचुएशन था, और एक पॉइंट था जहाँ एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन आनी थी ना। तो इसको L1 या L0 L1 कर देते हैं, ये Y0 Y1 कर देते हैं, इसको इंक्रीज़ करने से था। ठीक है, अब इस वाले ग्राफ के बारे में, ये होगा हमारा नेशनल इनकम और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो बता रहा होता है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर C+I ऐसे करके लिख देते हैं। इधर हमने क्या माना था, इधर हमने कुछ नहीं माना था। ये भी एग्रीगेट आउटपुट या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इस साइड पर है, कहीं तो हम कुछ गड़बड़ नहीं किए। ठीक है, तो सेकंड ये हमारा एम्प्लॉयमेंट हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जो हम डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें हमने बोला कि पहले इस इनकम पे एम्प्लॉयमेंट इतना है, इस इनकम पे एम्प्लॉयमेंट इतना है, तो ये इनकम बढ़ा कैसे, जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम बढ़ा कैसे।
बढ़ा ऐसे कि हमने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया। C प्लस आई है सपोज, तो हमने इस C प्लस आई किया, ये एग्रीगेट डिमांड को हमने बढ़ाया। हे सेम लाइन में होना था। बढ़ाया, गलत हो गया, पेज का ही नुकसान करा लो। प्रोडक्शन, आई हेट ग्राफ्स, आई मीन आई लव ग्राफ्स बट विद स्केल, लाइक फ्री हैंड ग्राफ्स आर जस्ट टेरिबल। C प्लस आई, फिर से कुछ गलत कर दे रहे हैं हम। ये एक्चुअली एक लाइन पे होना है, ठीक है, फॉरगेट इट। यहाँ बनाते हैं छोटा छोटा सा। इनकम, एम्प्लॉयमेंट, there's increase in income, there's increase in employment. 45-degree income, ठीक है। वेट, कंजम्पशन का कौन बनाएगा? ये हमारा C प्लस आई और ये C प्लस आई एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ किया तो C प्लस आई, तब जाके हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज़ हुआ और एम्प्लॉयमेंट हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंचा। तो नेशनल इनकम, ये एम्प्लॉयमेंट, ये नेशनल इनकम, ये हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट आउटपुट जो कह लो। तो हमारा ये इनकम बढ़ा, हम फुल एम्प्लॉयमेंट में पहुँचे। कब पहुँचे? जब हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हुआ। अब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ कब हुआ, कैसे हुआ? एग्रीगेट डिमांड हमारा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को, अभी 2 सेक्टर मॉडल चल रहा है, गवर्नमेंट की बात नहीं, 2 सेक्टर मॉडल चल रहा है, इन्वेस्टमेंट और CE है। तो हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के, तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट हमारा कैसे बढ़ रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो सेंट्रल, हमें फिस्कल पॉलिसी की हमने बात की, तो हम मनी सप्लाई यहाँ पे पहले फिक्स कर दें, क्योंकि सेंट्रल से मनी सप्लाई हो रहा है, सेंट्रल बैंक से। तो मनी सप्लाई हो रहा है, ये हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस, मनी डिमांड फॉर मनी, एंड तो हमारा इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है? हमने देखा था 2 चीज़ पे। यहाँ पे हम कुछ गलत बोल दिए क्या? फिर से बोल देते हैं, सुनो। ये वाई है, इनकम बढ़ा, यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट था, ये फुल एम्प्लॉयमेंट में चला गया। फुल एम्प्लॉयमेंट पे ले जाने के लिए उसने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया गया। इसको बढ़ाने के लिए पहले हमें लगा C और I, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करना पड़ा, क्योंकि अभी हम 2 सेक्टर मॉडल ही पढ़ रहे हैं कि इसका 3 सेक्टर में गवर्नमेंट G करके घुस जाएगा। अभी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंक्रीज़ किया। इन्वेस्टमेंट किस 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? इंटरेस्ट रेट और MEC पे ना, इंटरेस्ट रेट और अमाउंट ऑफ मनी का इसको। ये मनी मार्केट वाली सिचुएशन है, जहाँ पे जो मनी सप्लाई है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, क्योंकि सेंट्रल बैंक इसको देख रहा होता है, तो उसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, कांस्टेंट माने फिक्स्ड मानते हैं। तो जब हम मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं, इधर से इधर मनी सप्लाई में इंक्रीज़ हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। मनी सप्लाई में इंक्रीज़ होने की वजह से इंटरेस्ट रेट कम होता है, क्योंकि अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाए मनी की और इन्वेस्टमेंट कम हो, तो अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट नीचे करते हैं। तो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ हुआ है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। मतलब पहले इनकम बढ़ा के हम फुल एम्प्लॉयमेंट में पहुँचे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट से, तो वो करने के लिए हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ किया है। वो इंक्रीज़ हुआ है हमारा इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट करने की वजह से, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ा है, जिसके लिए मनी सप्लाई कम हुआ है। और इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है?
इंटरेस्ट रेट कम हमने किस लिए किया था, ताकि हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें, और ये डिपेंड करता है एमईसी पे भी, एमईसी पर भी डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, अभी यहाँ मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ है और इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। अभी इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से हम इन्वेस्टमेंट को दिखाएंगे बढ़ता हुआ। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और फिर हमारा एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन आएगा। ये एक कीन्स का हमारा माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल है, जहाँ पे मनी मार्केट और गुड मार्केट को, मनी मार्केट गुड मार्केट को साथ में उसने इंटीग्रेट कर रखा है। तो यही हम 2 सेक्टर और 3 सेक्टर में इसको बोलेंगे, पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास आ गया AD या AE इज इक्वल टू C+I+G। गवर्नमेंट आ गया ना। अभी हम टैक्स को कांस्टेंट रख रहे हैं और ट्रांसफ़र पेमेंट को भी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जी को इंक्लूड कर रहे हैं। जी हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। तो हम सेम ग्राफ में हमारा जो आई से इंक्रीज हो रहा था, अब वो C+I+G से होगा। I+G CY। 2 सेक्टर मॉडल की बात हो रही है ना, सॉरी 3 सेक्टर की। तो अब y इज इक्वल टू C+I+G, y इज इक्वल टू A+BY प्लस I प्लस G। अब y माइनस इज इक्वल टू A+I+G G जिसमें 1/1 माइनस भी मल्टीप्लाई रह सकते हैं। जी में चेंज होने की वजह से वाई में कितना चेंज होता है, कुल मिला के हमारा पर्पस इतना है। इसलिए हम बाकी एंटिटीज़ को कांस्टेंट मान के चल लेते हैं, क्योंकि हमें वही देखना है जो हमें देखना है, और हमें जो देखना है वो है जी और वाई का रिलेशनशिप, मतलब चेंज इन जी से चेंज इन वाई में क्या अंतर पड़ता है। तो जब भी हमें देखना होता है तो हम क्या करते हैं, चेंज इन जी की वजह से चेंज इन वाई में कितना अंतर आया, जब हमें देखना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं। डिफ्रेंसिएशन तुम लोगों ने मैथमेटिक्स में क्लास 12 में पढ़ा होगा। तो हम देखते हैं कि वाई में कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू जी, कि जी में चेंज होने की वजह से वाई में कितना चेंज हो रहा है। तो चेंज देखने के लिए जब 1 से चेंज हो रहा था तो हमने ये इक्वेशन बता दिया। जब डेल्टा जी से चेंज हो रहा था, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रख के सिर्फ डेल्टा जी के बारे में देख रहे थे, तो हम ये मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ जी को लेके देखते हैं कि चेंज इन वाई कितना हो रहा है। चेंज इन जी हुआ, बात समझ में आया। देखो हमें देखना है गवर्नमेंट 3 सेक्टर मॉडल में, जिसमें हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखना है, टैक्स वगैरह सब कांस्टेंट रख के सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे फोकस करना है। तो हम जब देख रहे हैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके y इज इक्वल टू में ले आए हैं, y को अकेला कर दिए, y अकेला हो गया, मतलब ये इनकम है। अभी इनकम पे हम देखेंगे कि इनकम किसकी वजह से चेंज हो रहा है। तो हमें पता चला इनकम जी, आई या ऑटोनोमस कंजम्पशन और ये MPC इस पे डिपेंड कर रहा है। अब हम बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रख के सिर्फ डेल्टा जी की बात करें कि बाकी चीज़ें फिक्स कर दो, कांस्टेंट कर दो, क्योंकि हमें जी का रिलेशन देखना है वाई के साथ, कि चेंज इन जी में चेंज इन वाई में कितना अंतर पड़ रहा है। तो ये अंतर देखने का तरीका होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी। ये हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इसको कहते हैं। इसमें हम देख रहे होते हैं कि इसमें चेंज करने की वजह से इस पर कितना चेंज हो रहा है। तो जैसे अभी ये इक्वेशन पे हम पहुँचे, y इज इक्वल टू, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, तो g में एक चेंज होने की वजह से y में कितना चेंज हो रहा है, ये इक्वेशन हमें वो बता रहा होता है। अभी इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि g में और चेंज करने की वजह से y में कितना चेंज आ रहा होता है। तो चेंज इन g को हम डेल्टा g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इक्वेशन बन के आता है। उसको तुम ऐसे देख लो कि सपोज ना, अभी उसको वही अंडर एम्प्लॉयमेंट से जोड़ना है। तो ये हमारा C+I+G है एक्सपेंडिचर। अभी यहाँ पे इनकम का, यहाँ पे हमारा इनकम क्या कहते हैं, अंडर इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। तो यहाँ पे हमने
जी को चेंज किया, बढ़ाया, तो चेंज इन जी के होने की वजह से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व है ऊपर चला गया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस डेल्टा जी। अब ये ऊपर गया तो यहाँ पे हम क्या फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में पहुँच गए। नेशनल इनकम, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, अंडर इक्विलिब्रियम नहीं, हाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। और तुम लोग ग्राफ में देखे ही होगे कैसे हम लोग एमपीसी निकालते हैं। डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई ऐसे ही निकालते हैं ना, इंटरनल में तुम लोग बनाए तो थे। अभी 3 सेक्टर के लिए हम टैक्स लेके आएंगे, मतलब अभी जैसे जी हो गया, टैक्स भी तो लाना पड़ेगा ना। तो न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन नेशनल इनकम का हम देखेंगे सी प्लस आई प्लस जी है। सी हमारा क्या है, ए प्लस बी वाई प्लस आई प्लस जी है। वाई हमारा डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है पता है? डिस्पोजेबल इनकम होता है जब हम इनकम में से, अपने इनकम में से टैक्स को घटा दें। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी वाई माइनस टी प्लस आई प्लस जी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। वाई इज इक्वल टू वाई माइनस, अब क्योंकि यहाँ भी वाई है यहाँ भी वाई है, हमें सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को जल्दी से जल्दी, टाइम पास नहीं करना है। ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी, वाई 1 माइनस वाई, अरे 1 माइनस बी हमारा मल्टीप्लायर निकल के आ गया है। हो जाएगा ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी, वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी। सेम इसको भी देखेंगे कि हमें टी को देखना है, टी के रिस्पेक्ट में देखना है। तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ए माइनस, सिर्फ टी को देखना है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट नहीं देख रहे हैं अभी हम। 1 माइनस बी, ये ऐसे आ जाएगा। अब ये माइनस बी है, ये समझ। अब इसका इक्वेशन, अब ये लमसम हम ये देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जब हम ले रहे होते हैं तो ये जो हम डेरिवेशन पे पहुँचे हैं वो सेम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर जैसा ही है, बस ये हमारा टैक्स मल्टीप्लायर है। और ये निगेटिव इसलिए है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब हम बढ़ाते हैं तब हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करता है, लेकिन ये माइनस में आया है कि टैक्स जब हम घटाते हैं तब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर रहा होता है। डिफरेंस देख रहे हो? तो कुल मिला के जब हम ग्राफ बनाते हैं, से ये हमारा सपोज ये चल रहा है अपना। अब गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? और जो टैक्स घटा दिया तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर टैक्स बढ़ाने की वजह से हमारा जो नेशनल इनकम है वो इधर आया ना, टैक्स बढ़ा के और टैक्स घटा के उधर चला गया। थोड़ा साफ बताने के लिए ग्राफ यूज़ करते हैं, जैसे कैसे मान लो ये है 3 सेक्टर मॉडल, इसमें लगा सो शो कैसे करिए। सी है ना, तो ये सी प्लस आई प्लस जी
टैक्स, तो हम टैक्स इसमें हम कहाँ शो करते हैं, अलग से टी नहीं लिख रहे होते हैं। अभी हम इसमें डिराइव करके दिखाए ना कि सी में ही ए प्लस बी वाई है, तो ये वाई डिस्पोजेबल इनकम है, तब टी आता है। तो यहाँ पे टी है, तो अगर हम टी बढ़ाते हैं तो हमारा ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये है आया, यहाँ तो ये डेल्टा वाई, चेंज इन वाई हो जाएगा, टी में चेंज होने की वजह से वाई में चेंज हो जाएगा। नेशनल इनकम, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये सिर्फ सी कंजम्पशन नेशनल इनकम। यहाँ पे हम दो ग्राफ क्यों बताएं और यहाँ पे सी और यहाँ पे सी प्लस आई प्लस जी क्यों किए, क्योंकि टी हम सी में ही देख रहे हैं, कंजम्पशन ही इफेक्ट कर रहा है ना टी की वजह से, तो इसलिए हम सी का पहले यहाँ पे देखेंगे कंजम्पशन पे क्या असर पड़ेगा टैक्स के बढ़ाने और घटाने की वजह से, फिर उसके बाद हम ओवरऑल एक्सपेंडिचर पे देखें। ठीक है, तो हमारा टैक्स मल्टीप्लायर हो गया डी वाई बाई टी बी बाई वन माइनस बी, या डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू बी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात हमने की, एक हमने लमसम टैक्स की बात की, और एक हम ट्रांसफ़र पेमेंट की बात करेंगे। ये हमारा जो टैक्स हमने अभी जनरलाइज करके टैक्स लगाया ना, ये लमसम टैक्स है। लमसम टैक्स वो टैक्स होता है, वो फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स होता है जो हर किसी को पे करना ही होता है। अगर हम प्रोपोर्शनल टैक्स लगाते हैं तो इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, जो अभी आगे हम समझेंगे कि कैसे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। बट सिंपली टैक्स का जब हमें देखना होता है रिलेशन, तो एक लमसम टैक्स का हम एग्जाम्पल लेके हम लोग ग्राफ बनाते हैं। लमसम टैक्स होता है, लमसम टैक्स और प्रोपोर्शनल टैक्स, इसका डिफरेंस हम बताए थे क्लास में ऑफलाइन, याद होगा कि नहीं पता नहीं। लमसम टैक्स होता है जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स, चाहे जिसका इनकम कितना भी क्यों ना हो, हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स लगाएंगे। और प्रोपोर्शनल टैक्स होता है जो इनकम के अकॉर्डिंग जो स्लैब बनता है कि इतना इनकम पे इतना टैक्स, इतना इनकम पे इतना टैक्स। तो अभी हम लमसम टैक्स की बात कर रहे हैं। अभी जी हो गया, टी हो गया, टी आर बचा है। टी आर हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट है। जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इंक्रीज़ करने की वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो रहा होता है, इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट आ रहा होता है, टैक्स कम करने की वजह से इनकम बढ़ रहा होता है। वैसे ही जो हमारा टीआर है, टीआर होता है सब्सिडी टाइप का, जो गवर्नमेंट हमें देती है, जिसकी वजह से हमारा इनकम इंक्रीज़ हो सकता है। जैसे पेंशन हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, बेरोजगारी भत्ता हो सकता है। किसी तरह से लोगों का डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ करना, इससे डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ होता है। क्योंकि बिना रिटर्न दिए जो चीज़ हमें मिलती है, जो पैसा हमें मिलता है, जो फ़ायदा हमें मिलता है बिना कुछ दिए, वो हमारा डिस्पोजेबल इनकम ही तो बढ़ा रहा होता है। तो ट्रांसफ़र पेमेंट ये बचा। अब ग्राफ में जैसे हम टैक्स का ग्राफ बनाएं, जी का ग्राफ बनाएं, अभी हम इसका बना देंगे ट्रांसफ़र पेमेंट का। ये ट्रांसफ़र पेमेंट बढ़ेगा तो जी ऊपर जाएगा। अब ग्राफ में कोई इशू नहीं है। अब जो भी हम एंटिटी लिख रहे हैं, जी टी टी आर, बस ये वाले लाइन को, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की लाइन को या तो ऊपर या तो नीचे कर रहे हैं, और दोनों के बीच का गैप को बस शो कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब टी आर की बात आ गई। तो टी आर क्योंकि हमारा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा रहा होता है, जैसे वाई डी इज इक्वल टू हमने लिखा ना कि वाई माइनस टी होता है, इनकम में से टैक्स का पैसा घटा के। अब अगर टी आर बीच में आ जाए, ट्रांसफ़र पेमेंट आने की वजह से क्या चीज़ बढ़ता है, इनकम। जो हमारा पहले से इनकम है सपोज़ वाई, उसमें हमें ट्रांसफ़र पेमेंट मिला, मतलब मेरा इनकम अभी सपोज़ चल रहा है 15,000, 20,000, 50,000, उसमें हमें ट्रांसफ़र पेमेंट मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, या बेरोजगारी भत्ता, अगर बेरोजगार है तो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, रहने के लिए आवास योजना में आवास मिल रहा है, घर मिल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ मिल रही है जिसका रिटर्न हमें देने की ज़रूरत नहीं, तो वो हमारी इनकम को ही बढ़ाता है। तो वो वाई में उसको जोड़ते हैं। जब ट्रांसफ़र पेमेंट की बात आती है, हम आर क्यों लिख रहे हैं कब से, हाँ तो नहीं, तो पी लिखने से कन्फ्यूजन भी बढ़ जाएगा। नहीं, टोटल प्रोडक्ट लग रहा है, टी आर ही लिखो। टी आर हमारा रेवेन्यू, सब समझ लो, रेवेन्यू बढ़ रहा है हमारा, टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज़ हो रहा है। ट्रांसफ़र रेवेन्यू, टोटल नहीं, ट्रांसफ़र रेवेन्यू। तो ये हो गया। अब इस टोटल इनकम, अब हमारा टोटल इनकम वाई नहीं रहा, अब हमारा टोटल इनकम वाई प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट हो गया। अभी इसमें से जब हम टी को माइनस करेंगे तब हमारा बनेगा डिस्पोजेबल इनकम। तो
डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला चेंज हो गया ना, तो जैसे C इज इक्वल टू A प्लस बी, इसमें Y माइनस टी था, अभी प्लस टी आर भी आ गया। तो ये हो गया y इज इक्वल टू A प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी। y माइनस बी वाई इज इक्वल टू तो बोरिंग लग रहा है, y को अभी कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस बी जा ए सॉरी माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी। वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी ब्ला 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 1 माइनस बी। अभी हम टी आर को देखेंगे कि इस पे चेंज होने की वजह से इस पे कितना चेंज हो रहा है, तो डेल्टा वाई, तो इस बी अपॉन 1 माइनस बी पॉजिटिव पॉजिटिव की टी आर के बढ़ने की वजह से हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है। तो इस पे 1 मिनट, इस पे चेंज होने की वजह से इस पे चेंज दिखना है, उल्टा लिखती है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। इस पे चेंज होने की वजह से इस पे कितना चेंज हो रहा है ये हमें देखना हो गया। एक दो लाइन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो टी आर है, टी आर का जो मल्टीप्लायर है ये जी के मल्टीप्लायर से छोटा होता है, और जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर को माइनस करते हैं तो वो आता है 1। इसको इस तरीके से देख लो कि जब गवर्नमेंट सपोज रोड बनाने 1 रुपये लगाती है 1 रुपये नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़, चलो 1 करोड़ लगाती है रोड बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, तो जो टोटल इनकम होता है इकॉनमी में, जो रिटर्न आता है वो 1 करोड़ से कहीं ज़्यादा होता है। यहाँ भी इनकम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, है ना। और जो ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, जैसे ट्रांसफ़र पेमेंट तो पेंशन जैसी चीज़ें होती है ना, तो ये पैसे से लोग सेव करते हैं, उनका इनकम इंक्रीज़ होता है, लेकिन उतना पूरा ओवरऑल इनकम इंक्रीज़ नहीं हुआ रहता जितना कि जी की वजह से इंक्रीज़ हो रहता है। अब एग्जैक्टली 1 क्यों आता है, अगर ये क्वेश्चन कोई पूछ दे तो लेट मी सी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला ये था, इसका फॉर्मूला ये था, BMPC है, BMPC। अभी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सपोज़ 1 करोड़ रुपए का हो रहा है, सॉरी ये नहीं, 1 करोड़ रुपए का हो रहा है, तो वो जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो डायरेक्ट इकॉनमी में इंजेक्ट हो रहा है, जितना कर रहा है पूरा पूरा डायरेक्ट इंजेक्ट हो रहा है। लेकिन जो ट्रांसफ़र पेमेंट है वो डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं होता, वो वही पार्ट इंजेक्ट होता है जो खर्च होता है। तो MPC का पार्ट, सपोज़ 1 करोड़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खर्च हुआ तो सीधे इकॉनमी में क्या, सपोज़ 1 करोड़ ट्रांसफ़र पेमेंट इंजेक्ट हुआ तो 1 करोड़ में से जो खर्च हुआ, मतलब 1 करोड़ इंटू MPC खर्च होगा। ट्रांसफ़र पेमेंट का अगर
अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1 करोड़ है तो पूरा 1 करोड़ इकॉनमी में आ गया, लेकिन अगर ट्रांसफ़र पेमेंट 1 करोड़ है तो 1 करोड़ इंटू MPC इकॉनमी में एंटर करेगा। तो इसको माइनस कर देते हैं, इंटू 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, तो ये हो जाएगा 1 माइनस MPC 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1। एक लास्ट चीज़ रह गया, क्योंकि टैक्स में हम लमसम टैक्स को लेके सेग्रीगेट एक्सपेंडिचर का कर्व शुई 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 ऊपर नीचे कर रहे थे, वो हमारा लमसम टैक्स था। अब हम प्रोपोर्शनल टैक्स भी देख लें, इनकम के अकॉर्डिंग लगता है, टैक्स स्लैब पे लगता है ना 10%, 15%, 25% का। तो प्रोपोर्शनल टैक्स का ग्राफ कैसे चेंज होगा? प्रोपोर्शनल में जैसे ये हमारा Z है, कंजम्पशन ले लो, ये इनकम ले लो, सपोज ये C है। अभी टैक्स इंक्रीज़ हुआ, कंजम्पशन घटा, तो ये S से घटेगा, S से नहीं घटेगा, S से घटेगा, प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, ये इस तरीके से घटेगा, क्योंकि जो लमसम टैक्स था वो रिगार्डलेस ऑफ इनकम था, और ये प्रोपोर्शनल जो टैक्स होता है, टैक्स जो होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू इनकम होता है, इसलिए वो इनकम के अकॉर्डिंग घटेगा, पैरेलल नहीं जाता है। तो अभी C ऐसे तो 2 ग्राफ ऑफकोर्स। अब हम कंजम्पशन बना लिए, तो जब हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का भी जब ग्राफ बना रहे होते हैं, तो जैसे ये C है, C प्लस I प्लस G, इसमें टैक्स इंक्लूडेड है, प्रोपोर्शनल टैक्स लगा, तो ग्राफ ऐसे नीचे आया, C प्लस I प्लस G। तो पहले यहाँ था, अभी यहाँ चला गया। टैक्स अगर बढ़ाते तो बस थोड़ा सा चेंज और आ जाएगा। जो ये इक्वेशन था हमारा A प्लस बी वाई माइनस टी प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी, ये वाला टी चेंज हो गया ना, अभी लमसम नहीं है, लमसम टी था। प्रोपोर्शनल टैक्स इनकम का पार्ट है, तो ये इनकम का पार्ट होके आएगा, ये वाला टी लमसम टैक्स है, ये वाला हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स। तो ये हो जाएगा A प्लस बी वाई माइनस टी वाई प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी। अरे वाई सॉरी, C हम लिख रहे थे, मतलब A प्लस बी वाई को एक्सपेंड कर रहे थे, बट हम लिख पूरा आई मतलब वाई दिए, तो ये C का नहीं Y का है। तो ये हो गया y इक्वल टू A प्लस बी वाई माइनस बी टी वाई प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी वाई माइनस बी वाई इक्वल टू A माइनस वाई प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी 1 माइनस बी इज इक्वल टू A माइनस बी टी वाई प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस A माइनस बी टी वाई प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी वाई। ये मल्टीप्लायर हो गया। अभी किसके रिस्पेक्ट में देखना था, कहाँ गया? टी है सर, टी इसके रिस्पेक्ट में देखा था ना, तो जाएगा ये जाएगा 1 माइनस बी
ये मिस्टेक 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 मिस्टेक, ये 2 लाइन मिस्टेक, ये भी तो आई है, यही तो आई है, फिर ये भी तो आई है, आई मीन 2 वाई, ये भी वाई है, ये भी वाई है, तो यहाँ हमने सिर्फ आदत की वजह से एक को ही इधर लाया, दूसरे को छोड़ दिया। गलत किया, गलत किया, बहुत गलत किया, पर कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। चीटी मर गई, चीटी मर गई। माइनस बी वाई, ये इधर आएगा तो प्लस बी टी, प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी। कितना गलत गड़बड़ कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक करना इज़ नेचुरल, बट उसको तुरंत पकड़ के ठीक भी कर लेना होता है। वाई 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 कॉमन ले लो तो ये जाएगा 1 माइनस बी प्लस बी टी, ए प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी, हो गया भाई। तो बी डेल्टा वाई बाई डेल्टा, इसको अगर हमें देखना तो ये अपना 1 अपॉन बी टी, डन, ये अपना ख़त्म हो गया, 3 सेक्टर और 2 सेक्टर ख़त्म हो गया। जैसे हम 3 सेक्टर की बात कर रहे थे ना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जो छोटे कम मार्क्स में भी पूछ सकता है, जैसे बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, ये होता है 1। पेंडिंग बढ़ाया, चेंज इनकम, और टैक्स बढ़ाया। मतलब अगर गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग और टैक्स सेम अमाउंट से इंक्रीज़ किया, सेम अमाउंट से इंक्रीज़ किया, तो जो नेशनल इनकम में इंक्रीज़ है वो भी एग्जैक्ट अमाउंट से होगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकॉनमी के डिमांड को ड्राइव करने के लिए, और इसका 2 तरीका है। एक है टैक्सेस के थ्रू, जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है, और एक है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू। तो जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है, गवर्नमेंट जब स्पेंड करती है और टैक्स जब कलेक्ट करती है, जब ये दोनों सेम है कि जिस रफ्तार से, जिस तेज़ी से गवर्नमेंट स्पेंड करती है, उसी तेज़ी से गवर्नमेंट टैक्स लेती है, रेवेन्यू लेती है। भाई जो खर्च, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू का केस है, कि जिस रफ्तार से गवर्नमेंट स्पेंड करती है उसी से अगर वो टैक्स लेती है तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। और डेफिसिट कब होता है? डेफिसिट तब होता है जब स्पेंड ज़्यादा करें और रेवेन्यू कम रहे, तभी तो डेफिसिट होता है ना। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया। कहाँ थे हम? बैलेंस बजट मल्टीप्लायर 1 था। जब सरप्लस आता है, जब क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट होता है जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रेवेन्यू से, इसको हम बजट डेफिसिट कहते हैं। अब इस डेफिसिट को कम करने के लिए
इस डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट पैसे बोरो करती है फ्रॉम पब्लिक, बॉन्ड इशू करके ज़्यादातर। और जो ये बोरोइंग का प्रोसेस है, इससे क्या होता है, हमारा कैपिटल मार्केट इफेक्ट होता है। क्योंकि जब गवर्नमेंट बोरो करती है बैंक से, जहाँ से जो उसका बोरो करने का जगह होता है, जिस जगह से वो बोरो कर रही है उसी जगह से प्राइवेट बैंकर्स भी बोरो कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी पैसा निकाल ले और प्राइवेट बैंकर कह रहे हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन और गवर्नमेंट दोनों एक ही जगह से पैसा निकाल ले तो पैसा कम हो गया ना। तो जो पैसे प्राइवेट कंपनीज के लिए अवेलेबल थे वो पैसे कम हो गए, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, ये सप्लाई कम हो गया, इसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गया। मतलब ज़्यादा अगर गवर्नमेंट बोरो कर ले तो ये सिचुएशन आ सकती है। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो कर ले तो जिस जगह से वो बोरो करती है उसी जगह से बिजनेसमैन भी बोरो करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाए, और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इस चीज़ का एक तो नाम है, उसका नाम है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग इन इफेक्ट भी एक चीज़ होती है। इसमें ठीक उल्टा होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से फ़ायदा होता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, क्योंकि वो जो को भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, सपोज सड़क बनवा रही है, तो सड़क बनवाने के लिए जो सामान चाहिए होता है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स से लेती है। सीमेंट हो सकता है, गिट्टी हो सकता है, मशीन हो सकता है, जो भी, तो कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट के, तो क्राउड इन इफेक्ट भी होता है। ये फ़िलहाल क्राउड आउट इफेक्ट है। मक्खी, अब इसको भी हमें ग्राफ से बताना होगा कि बिना ग्राफ के तो ज़िंदगी कटेगी नहीं ना। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ले लो, ये रियल इंटरेस्ट रेट ले लो, ये अपना ग्राफ है। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, क्योंकि अभी हम यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात कर रहे थे ना, गवर्नमेंट की वजह से, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। ये इन्वेस्टमेंट है जो कि घट गया, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक में जो सेविंग है वो पीछे आ गई, क्योंकि एक ही जगह से, एक ही बास्केट से, ये बास्केट है सेंट्रल बैंक या प्राइवेट बैंक जिसमें से पैसे निकाल रही है गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर्स, तो पैसे निकाल दिए, पैसे कम हो गए, सप्लाई कम हो गया, तो सप्लाई पीछे आ गया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट घट गया। ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ बजट डेफिसिट। और इसको कहते हैं क्राउड आउट इफेक्ट।